हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अब फाइनली जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो ये लेने वाले हैं। और कब लेने वाले हैं दोस्तों? 2024 में 28/7/2024 को आपका ये टेस्ट जो है ये होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, कोई भी आइडिया नहीं पता है कि किस तरीके से पेपर करना है, कितने मार्क्स का वहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, किस तरीके से आंसर देना है, करेक्ट वे क्या है आंसर देने का, सिलेबस वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें फिर से हम यहाँ पर रिपीटेड देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें जैसे जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें आपको यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दी जाती है, किस बेसिस पर दी जाती है? तो यही जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अभी आप बैठने वाले हो, ठीक है, 28 तारीख को जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर बोर्ड की ओर से कराया जा रहा है, इसमें जो टेस्ट है मतलब मान लीजिए 120 मार्क्स का रहेगा। 120 मार्क्स में आप कितना यहाँ पर स्कोर कर पाते हो, कितने मार्क्स आप ला पाते हो, उसी बेसिस पर एक मेरिट बनता है और मेरिट के बेसिस पर ही फिर आपको चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलने के। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों ये हो जाती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलती है तो आप लोग भी जानते हैं यहाँ पर आपको कम खर्चे में, मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, कम खर्चे में आप यहाँ से कोर्स को कंप्लीट करते हैं एज कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करके मैं कुछ इम्पोर्टेंट ही आज कोशिश करूंगा बताने की, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर आने वाला है। ये डिटेल यहाँ पर मैं आपको रीड करके नहीं बताऊंगा। देखिए ये डेट ऑलरेडी बताइए 2024 की कि 22/4/2024 से फॉर्म लगना आपके स्टार्ट हुए थे। 6/5/2024 यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए भी अलग से डेट जो है वो बता दी जाएगी या लिंक वगैरह जो है इनकी ओर से दे दिया जाएगा कि जब आप यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सको। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको टच में रहना है यहाँ पर। और इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस हैं, इनको भी हम यहाँ पर रीड नहीं करेंगे। कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी मैं यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है दोस्तों कि आपको एडमिशन किस बेसिस पर दी जाएगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए आपके पास। तो देखिए सबसे पहले डोमिसाइल जो कि आप सबके पास होगी ही दोस्तों, यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल होगी। आपके पास जो है 35 साल से आप ज्यादा मतलब एज के नहीं होने चाहिए एज ऑन 1/1/2024। ठीक है, तो ये किसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है यहाँ पर जो कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1/1/2024 को अगर गिनती में आपकी एज की जाएगी। 12th पास आपका होना चाहिए और 12th क्लास अगर साइंस से किया है तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या मतलब पीसीएम या फिर पीसीबी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। एंड इंग्लिश स्कोरिंग मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट उसमें तो होगा ही, और तो एग्रीगेट आपकी जो परसेंटेज है वो 40% कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो अपीयरिंग या फिर मतलब 12th का आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है तो भी आप एग्जाम वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर जैसे आपकी डेट वगैरह आगे आएगी तो उस टाइम तक आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर जीएनएम कोर्सेज के लिए बताया गया है। जीएनएम कोर्सेज के लिए क्या है एलिजिबिलिटी? आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए, 17 साल कम से कम एज और 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 31/12/2024 को ये एज आपकी काउंट की जाएगी जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो ध्यान रखना है इस बात के लिए दोस्तों, बार बार मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए 12th क्लास में जो अपीयर हैं जिनका रिजल्ट वगैरह नहीं आया वो भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आगे आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन वगैरह लेंगे तो वहां पर आपको ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं ये जमा करनी होती है। इसके अलावा मेडिकली आप फिट होने चाहिए और
इसके अलावा जो लेटरल एंट्री वाले हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है फॉर लेटरल एंट्री टू जीएनएम कोर्सेज, मतलब जीएनएम कोर्सेज में लेटरल एंट्री वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास डिप्लोमा एफएम पीएचडब्ल्यू का होना चाहिए या एमएम पीएचडब्ल्यू या एनएम कोर्स का, और रजिस्टर्ड होने चाहिए विद पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है उनके लिए जो लेटरल एंट्री में एडमिशन मतलब लेना चाहते हैं। फिर एएनएम कोर्स के लिए भी आप देख सकते हो, एएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए, 17 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, 35 साल ज्यादा से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 35 ईयर्स, तो 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 31/12/2024 को आपकी एज में गिनती की जाएगी। ठीक है, 31/12/2024 को आपकी एज जो है देखी जाएगी। 12th पास आप होने चाहिए, और साइंस या फिर आर्ट्स स्ट्रीम जिससे भी आपने किया है तो 40% आपके जो मार्क्स हैं वो एग्रीगेट होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो मेडिकली तो आप फिट होने ही चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर सेम वही बताया गया है, मतलब 12th में अगर आप अपीयर हुए हैं, रिजल्ट वगैरह आपका नहीं आया तो लास्ट तक आ जाना चाहिए, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना वहां पर एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि 12th बेस्ड आपको यहाँ पर एडमिशन दी जा रही है दोस्तों। तो आपका 12th ही क्लियर नहीं होगा तो आपको एडमिशन किस बेसिस पर दी जाएगी। ठीक है, तो 12th की ये जो फॉर्मेलिटीज वगैरह ये तो आपको जमा करनी ही होगी लास्ट पे, लेकिन एग्जाम में बैठने के लिए आपको दिया जा रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स इन सिक्किम सोरा श्रीनगर से जो करा जाता है तो उसके लिए भी आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। 17 साल तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें आपकी एज, और 31/12/2024 को आपकी जो एज है इसके लिए भी यहाँ पर गिनती की जाएगी। ठीक है, 12th पास आप होने चाहिए, और मतलब 50% मार्क्स के साथ आप होने चाहिए 12th में पास, अगर आप ओपन मेरिट से आते हैं, और अगर बाकी किसी कैटेगरी से आते हैं रिजर्व कैटेगरी से तो 40% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए। इसके अलावा अगर 12th में आप अपीयर हुए हैं, रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है आपका, तो वो भी क्लियर हो जाना चाहिए लास्ट तक। ठीक है, काउंसलिंग टाइम से पहले पहले हो जाना चाहिए। फिर रिजर्वेशन का यहाँ पर परसेंटेज बताया, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने पहले वीडियो डाली है दोस्तों, उसमें भी ये बताया गया है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा इसके लिए नीचे हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रॉल होने के बाद देखिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने बताया कि फीस स्ट्रक्चर के लिए मतलब फीस क्या रहने वाली है कॉलेज की, इससे भोपी का कोई कनेक्शन नहीं है, बोर्ड का कोई कनेक्शन नहीं है। तो फीस जो है वो कॉलेज डिसाइड करता है, इसलिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कॉलेज में दिस ईयर मतलब 2024 में क्या फीस जो है वो ली जा रही है, इसका आप पहले पता करोगे एडमिशन से पहले। ठीक है, क्योंकि फीस हो सकता है हर साल थोड़ी सी बढ़ गई हो। ठीक है, क्योंकि बढ़ती ही है, आपको पता ही है फीस थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, तो आप एक बार कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है जो पैरामेडिकल डिप्लोमा जीएनएम एएनएम कोर्सेज हो गए, और इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर 6,000 रुपया पर ईयर इन्होंने बताया है फॉर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का इन्होंने बताया कि 6,000 रुपया आप लेकर चलिए कि आपका साल का 6,000 रुपया पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए लगेगा, अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज दिया जा रहा है। और अगर आपको यहाँ जीएनएम की बात करें, ये तो हो गया पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, जबकि यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो जीएनएम कोर्सेज हैं तो जीएनएम कोर्सेज के लिए अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको 9,000 रुपये साल का लगने वाला है। तो ये आप एक आइडिया लेकर चलो, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था दोस्तों कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करोगे तो यहाँ पर जो आपका खर्चा है वो मिनिमम हो जाता है, मतलब कम खर्चे में आप यहाँ से जो है आपका कोर्स कंप्लीट होता है। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फीस वगैरह की बात की है तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने जो है फिर से जो है एग्जाम्पल वगैरह दी थी कि किस तरीके से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्म तो सबमिट कर ही लिया होगा। सर्टिफिकेट्स क्या क्या प्रोड्यूस करनी है इसके बारे में भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं सिलेबस, और किस तरीके का जो एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है,
और इससे पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए भी देख लीजिए। देखो अभी तो बोर्ड यहाँ पर आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने जा रहा है, तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए आपको एडमिट कार्ड तो चाहिए ही चाहिए होगा। मतलब जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो एडमिट कार्ड तो आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके विदाउट एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। और ये जो है ये आपको लिंक इसके लिए मिल जाएगा, ये अलग से जो बोर्ड है ये नोटिफाई कर देगा इसके रिगार्डिंग में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ से आपको डाउनलोड करने होंगे। साइट यहाँ पर दी गई है www.jkbhop.gov.in, तो यहाँ पे ही जाकर आपको ये डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड। और इसके अलावा दोस्तों एडमिट कार्ड पे जो भी सेंटर आपका बना होगा, चाहे जम्मू जम्मू का दिया होगा या श्रीनगर का दिया होगा, तो वो किसी भी केस में चेंज नहीं होने वाला है, वहां पर ही आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका मीडियम है टेस्ट का, जो टेस्ट देने के लिए आप बैठोगे उसका जो मीडियम रहेगा ये इंग्लिश रहेगा, यानी इंग्लिश में ही वहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो सेट होंगे। और क्वेश्चन पेपर का नेचर किस तरीके का होगा, तो एक क्वेश्चन बुकलेट की तरह आपको मिलेगी, यानी क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा वो एक बुकलेट की तरह होगा, ठीक है। कई तरह के उसमें पेजेस होंगे, इस तरीके से आप समझिए। और सबसे पहले इन्होंने बताया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार बुकलेट को चेक कर लीजिए, कहीं से कोई मिसिंग पेज तो नहीं है, ब्लैंक पेज तो नहीं है, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, ठीक है, कहीं से डिफेस्ड पेज तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप वहां पर जो भी कंसर्न इन्विजिलेटर होगा उसके आप नोटिस में लाइए, ताकि आपको न्यू बुकलेट सेम सीरीज के आपकी मतलब वो रिप्लेस करके दे, आपको नई चेंज करके दे, ठीक है। तो इसमें तो फायदा आपका ही है दोस्तों, तो एक बार चेक करने में क्या जाता है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे और टोटल। और ये एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा जिसमें 4 सेक्शंस होंगे, जैसे इंग्लिश का सेक्शन होगा, फिजिक्स का सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का सेक्शन होगा और बायोलॉजी का सेक्शन होगा। 120 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और ये जो पेपर है दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, ठीक है। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, और इसके लिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर मान लीजिए दे देते हैं तो आपके 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, यानी कि 0.25 के मार्क्स आपके माइनस किए जाएंगे अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर फिजिक्स से 40 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस होंगे, बायोलॉजी से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। तो इस तरीके से ये कितने हो गए, 120 क्वेश्चंस हो गए ना। और इसके अलावा दोस्तों नेचर ऑफ OMR आंसर शीट। अब देखिए क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल गई, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, ऑप्शंस भी आपके पास दिए होंगे, अब आपको क्या करना है, उसके आंसर देने हैं। तो आंसर आपको कहाँ पर देने हैं, तो OMR आंसर शीट आपको मिलेगी, उस पर आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि इन्होंने ऑलरेडी सैंपल के तौर पर हमें बता दिया है। मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है किस तरीके से आपको आंसर करना है, कौन सा एक करेक्ट तरीका है जिससे आप आंसर करोगे और आपके आंसर जो मार्क्स हैं वो नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखकर जाइए, जरूर देख के जाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया, जैसे इन्होंने बताया कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उसको नोबेल प्राइज मिला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था। ऑप्शन नंबर 3 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लेजर में इनको नोबेल प्राइज मिला था। 4 में से हमें एक राइट ऑप्शन जो होगा वो हमें आंसर करना है। किस तरीके से करना है अभी देखिए आगे यहाँ पर इन्होंने बताया है। देखिए ये सैंपल इन्होंने बताया, सैंपल में इन्होंने बताया है कि जो 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 11वां क्वेश्चन, और आगे 2 पे इन्होंने किस तरीके से सर्कल किया है। तो ये इन्होंने बताया है कि ये है एक करेक्ट वे, करेक्ट मतलब तरीका आंसर करने का, जिसमें आपके कोई भी मार्क्स जो है बोर्ड नहीं काटेगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके से आंसर देते हैं, जैसे कि आधा सर्कल ही आप फिल करते हैं
या इस तरीके से आप आंसर देते हैं टिक करके, या मतलब इस तरीके से किसी क्वेश्चन का अगर मतलब मान लीजिए कि गलत आंसर कोई भी आपको फॉल्स वगैरह करना है, तो इस तरीके से आप वहां पर जो है आंसर देते हो, तो ये भी एक क्या है, इनकरेक्ट तरीका है, गलत तरीका आंसर देने का, इसमें आपके मार्क्स जो है काटे जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप इसी तरीके को यहाँ पर अपनाइए, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा मतलब यहाँ पर जो है फायदा है आपके लिए, मैं कह सकता हूँ जिनको नहीं पता है उनके लिए, कि यहाँ पर पहले से आपको बता दिया गया है कि इसी तरीके से आंसर करने। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 15 मिनट पहले ही आप जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपका होगा, जो एडमिट कार्ड पर जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया होगा 28 तारीख को, कि कौन से टाइम पर आपको मतलब कब आपको रिपोर्ट करना है, 10:30 बजे या 11 बजे। तो 28 तारीख को ये तो फिक्स है कि 28/7/2024 को आपका पेपर है संडे के दिन। लेकिन एडमिट कार्ड पे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी जगह पर आपको जाना है और कब टाइम क्या है उसका रिपोर्ट करने का। तो इन्होंने बताया कि रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट आप वहां पर पहले पहले ही पहुंच जाइए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, बाकी चीज़ें आपको पता ही है, वहाँ पर कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह वो अलाउड नहीं है। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, या फिर मिसबिहेव जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जो है मिसबिहेव करोगे तो आपको यहाँ पर डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का तो आपको पता ही है, लेकिन फिर से ध्यान रखोगे। सिलेबस दोस्तों आपने तैयार कर ही लिया होगा, क्योंकि ये 12th बेस्ड जो है पैरामेडिकल कोर्सेज में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल रही है। तो ये जो सिलेबस है, जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये रहेगा 10th क्लास में जो आपका सिलेबस रहा है उसी बेसिस पर आपका यहाँ पर टेस्ट जो है लिया जाएगा। यानी अगर आपने 10th जो है अच्छे से किया है, वो सिलेबस आपने अच्छे से तैयार किया है, तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी ज्यादा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स से जो है 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से 10 क्वेश्चंस होंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं ये आप जानते हैं दोस्तों, 10th अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये देखिए ये टॉपिक्स होते हैं इसमें। इस तरीके से ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड जो टॉपिक है, इसके अंदर ये सब टॉपिक्स बताए गए हैं जो कि आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो सब्जेक्ट है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो मतलब चैप्टर है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें तैयार करके जाना है देख सकते हो आप। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से भी टोटल क्वेश्चंस तो 40 पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 10 क्वेश्चंस होंगे। क्या क्या तैयार करना है देख सकते हैं यहाँ पर। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये सब टॉपिक्स आप नीचे देख लीजिए। फिर यूनिट थर्ड जो केमिस्ट्री का है, मेटल एंड नॉन मेटल्स का, यहाँ से 10 क्वेश्चंस होंगे। नीचे देख सकते हो कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल से तैयार करके जाना है। एसिड बेस एंड साल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करके जाना है। फिर हो गया बायो सब्जेक्ट, ठीक है। बायो से भी 40 क्वेश्चंस होंगे। तो बायो में किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया, जैसे सबसे पहला यूनिट आता है बायो में लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में आपको ये चीजें तैयार करनी है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन, एलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और एनिमल्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किस तरीके से होता है। इस तरीके से फिर ह्यूमन बींग्स का जो है एक्सक्रिएशन आपने जो है पढ़ के जाना है, और प्लांट्स का एक्सक्रिएशन आपको पढ़ के जाना है इसमें। तो यहाँ से देखिए 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर हो गया कार्बन एंड सॉरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बायो में ये यूनिट है दोस्तों, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा जो कि आपको तैयार करके जाना है। फिर यहाँ पे हो गया दोस्तों हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स यूनिट, इससे भी 8 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। और एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नीचे सब टॉपिक्स हैं, ये आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों सिलेबस, जो कि आपने ऑलरेडी अभी तैयार कर लिया होगा। नहीं देखा है तो फिर से दोस्तों एक बार नज़र मार लीजिए, किस तरीके से आंसर करना है वो भी आपने देख लिया होगा, ठीक है।
तो ये आपका रहने वाला है सिलेबस वगैरह, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, हम चीज़ों का ध्यान रखोगे। और दोस्तों जो भी यहाँ पर आप अच्छे से जो है अभी देख लीजिए, अभी आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। जब आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन अभी आपके हाथ में ये है कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस को एक बार जो है अभी देख सकते हैं, अभी भी टाइम है। तो जिन्होंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है वो रिवीजन कर सकते हैं, उनके लिए भी टाइम है।